हाँ ये चेंज आएगा या नहीं आएगा कुछ. ओके फाइन, थैंक यू. अच्छा, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड. आपने बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड दिया और आई थिंक आपके लिसनर्स को भी काफी कुछ समझ आ गया होगा कि अंदरूनी बैरूनी क्या. लेकिन मैं तो बहुत सिंपल चीजें सिंप्लीफाई करता हूँ फॉर अ सिंपल कॉन्सेप्ट. सबसे पहले आई थिंक अगर हमारे सुनने वालों को ये पता हो, और बहुत बेशतर लोगों को पता है कि एक कौम जो है वो ताकतवर होती कैसे है, और उसकी ताकतवर होने का या उसकी ताकत का सरचश्मा जो है वो दो बहुत बड़े सुकूनों में होता है. एक है रूल ऑफ लॉ, कि अगर आपकी अदलिया बहुत पावरफुल है और ताकतवर है और वो हर खास आवाम को नीचे रखती है अपने गर्दन के, कि वो कोई गलत काम ना करें, अगर करेंगे तो चाहे वो आइन की पासदारी नहीं करते लॉ. दूसरा है आपका शफाफ इलेक्शन का प्रोसेस, कि उसके तहत फिर ऐसे लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आते हैं जो अहल भी होते हैं, करप्ट भी नहीं होते, क्रिमिनल एलिमेंट से. अगर अच्छे लोग आएंगे तो फिर आपकी पार्लियामान अच्छी होती है, आपके हुकूमती इदारे अच्छे होते हैं, आपकी जो एग्जेक्टिव होती है वो अच्छी होती है, आपकी पुलिस अच्छी होती है, कानून की बालादस्ती होती है, लोगों के जो हकूक है उनमें तहफ़्फ़ुज़ होता है, मीडिया एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग बनता है. ये सारी चीजें होती हैं और आपकी जो फौज है वो आपके अंदरूनी और बैरूनी जो खतरात दुश्मन है उनको रोकती है. इससे आपकी मईशत फूलती है, फैक्ट्रियां लगती हैं, दुकानें चलती हैं, सर्विसेज होती हैं, टैक्स देते हैं लोग, एक्सपोर्ट बढ़ती है, सारा कुछ. तालीम का निज़ाम बढ़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत रिसर्च होती है, हेल्थ केयर अच्छा होता है, फनून लतीफ़ा, आर्ट, कल्चर, और मुल्क बहुत जबरदस्त है. ये एक सिंपल कॉन्स्ट्रक्ट है. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, वो हमने को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ आर्मी चीफ के चेंज होने से आपका जो सारा दारोमदार था कि ये नए आए हैं तो अब क्या होगा. असल में ये जो फौज है ये इन 13 चीजों जो मैंने लिस्ट की इनमें से एक है. पाकिस्तान की तारीख में 1954 के बाद, और मैं 58 से नहीं कह रहा हूँ, 54 से कह रहा हूँ, जब अयूब खान जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, बावर्दी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे गुलाम मोहम्मद के अंडर, जब वो गवर्नर जनरल था और हुकूमतें आती थी, तब से लेकर आज तक जो है फौज 32 साल तक डायरेक्ट रूल किया है, 4 मार्शल लॉ, और खास तौर पे पिछले 15 साल 6 साल बाजवा के, 3 राहील के और 6 कैली के, इसमें बहुत ज्यादा असर इनका रहा है. बेसिकली फौज ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और ये सबसे बड़ी हुकूमत और चलाने की जो एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं ना, अशरफिया का कब्जा, वो फौज ने किया पाकिस्तान के ऊपर. उसकी वजह से जुडिशरी भी कमजोर हो गई. उन्होंने जुडिशरी को अपने अंडर रखा, डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, इलेक्शन प्रोसेस को सबवर्ट किया, करप्ट पॉलिटिशियंस को लाए, करप्ट पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में आए, लॉ कोई नहीं बनता, हुकूमत के वजीर बने, तबाही बर्बादी हो गई, ब्यूरोक्रेट करप्ट आ गए, पुलिस वाले करप्ट हो गए, मीडिया को खरीद लिया, तहफ़्फ़ुज़ जो था लोगों की अपनी ह्यूमन राइट्स का, अपने माल जान माल का खत्म हो गया, लोग भाग गए, मुल्क छोड़ के चले गए, आप छोड़ गई, मैं छोड़ गया, हजारों लाखों लोग मुल्क पाकिस्तान छोड़ के चले गए जो छोड़ सकते थे. इकोनॉमी तबाह हो गई, एजुकेशन का सिस्टम तबाह हो गया, कोई तहकीक नहीं हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने, साइंस का हेल्थ केयर ना होने के बराबर है, फनून लतीफ़ा को तो छोड़, मुल्क तबाह हो गया. बिल्कुल इस दाने पहुंच गए कि आज इसको सांस आखिरी खुदा ना करे लग रहा है, ले रहा है, तो वी आर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. अब आप मुझे ये बताएं कि ये पूरी जो फौज ने कब्जा किया है पिछले 60-65 साल से, चाहे वो उसके आर्मी चीफ ने आके किया हो, और ये मैं आपको एक बड़ी क्लियर कर दूं, लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, रूल एस्टेब्लिशमेंट, ये एक ऐसी ये बात है, दरअसल ये एक आदमी होता है आर्मी चीफ जी. अयूब एक आदमी था, मार्शल लॉ लगाया, या एक आदमी था, मार्शल लॉ लगाया, फौज उसके पीछे लग गई. या एक आदमी था, मार्शल लॉ लगाया, हाँ उसके इर्द गिर्द उसके जर्नैलों वर्नैलों ने इनको मशवरा जरूर करते, होता है एक आदमी. बाजवा ने जो पिछले 8 महीने में किया वो एक आदमी ने किया, और फौज की क्योंकि डिसिप्लिन बढ़ा है, यूनिटी ऑफ कमांड बढ़ी है, और इतने कमजोर अब जर्नैल ऊपर आ गए कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको रोकने के लिए. तो ये एक कल्चर ऑफ फौज के अंदर बन गया है, लीडरशिप के अंदर, कि जो ऊपर अगर गलत आदमी आ गया बाजवा जैसा, तो वो मुल्क के ऐसे की तैसी करते. लेकिन अब आ जाए आसिम मुनीर पे, जिसके जो आपका सवाल था कि जी नई तकर्री हुए जी. आसिम मुनीर अगर चाहता है ना
کہ میں اس گند کو صاف کروں, جو کہ چاہنے کی بات نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ انہیں کے پریڈیسیسر نے یہ گند کیا ہے, اسی فوج نے کی لیڈرشپ نے گند کیا, یہ خود بشمول شامل تھے اس لیڈرشپ کے جو سینئر جنرل تھے, جو 6, 7, 8 تھے کور کمانڈر شمول, بشمول عاصم منیب, جنہوں نے باجوہ کو سپورٹ کیا یا چپ رہے. تو ان کی ذمہ داری ہے یہ. اب آپ آ جائیں کہ جی چپ رہنا بھی تو سپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے نا. جی چپ رہنا ایز بگ اے جرم. اوفا والے جو ہیں ان کو ساری زندگی قیامت نہیں بھولیں گے ہم, وہ چپ رہے نا. اچھا, اب عاصم کی منیر صاحب کی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آئے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, سواتی کو بھی ابھی تک وہ ہو گیا, شہباز بن کے خلاف نیا کیس آ گیا, یہ دیکھیں جی پرویز الہی جو ہے یہ اب انگڑائی لے رہا ہے. عاصم منیر میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, اور میں آپ کو بڑے یہ کنسیڈرڈ ویو اپنا اوپینین دے رہا ہوں. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ آرمی چیف جس نے فرد واحد ہوتا تھا جس کے پاس ٹوٹل سپریم پاور ہوتی ہے اور ہوتی تھی, یہ عاصم کے پاس مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ان کے پاس یہ ٹوٹل سپریم پاور ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک جو باقیات ہیں باجوہ کی, کیونکہ نہ صرف غدار تھا اور چور تھا, لیکن وہ سیبٹر بھی تھا, وہ مائن فیلڈز لگا گیا ہے, وہ بوبی ٹریپس لگا گیا ہے, وہ ہر جگہ ایسی چیزیں لگا گیا ہے جو کہ ملک کے ایگزسٹنس کو داؤ پہ لگا. اور فوج کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ روگ ہو گیا ہے آئی ایس آئی کے اندر. ندیم انجم نہیں نظر آ رہا عاصم کے کنٹرول میں, وہ ابھی تک اس کو چینج نہیں کر سکا. 5 دسمبر کو اس نے جانا تھا بریفنگ لینے آئی ایس آئی کی, وہ نہیں گیا. اس نے فیصل نصیر کو ابھی تک چینج نہیں کر سکا, وہ کسی سیکٹر کمانڈر کو ابھی تک چینج نہیں کر سکا, وہ اعظم سواتی کے خلاف کیس نہیں روک سکا, شہباز گل کے خلاف جو کیس ہیں ان کو نہیں روک سکا. تو دس ایلیمنٹ اور آئی ایس پی آر کو اس نے قابو کر لیے, لیکن آئی ایس آئی کا ایک اپنا میڈیا ونگ ہے, وہ دبا تب لگا ہوا ہے عمران کو روز ڈیفیم کرنے کے لیے, برا بھلا کہنے کے لیے, سب کچھ کہتے. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو نئے چیف ہیں, آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پاور کی کمی ہے, جو پہلے آلریڈی پاور کی کمی نہیں ہے, آئی مین جو لگ رہا ہے کہ ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے. ہاں جی, وہی میرا مطلب تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کنٹرول کو اسی طرح یوز کر رہے ہوں جیسے, یا ہونے دے رہے ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا؟ اگر آپ میرا پرسنل ویو لے رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا. مجھے دو اشارے ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایس پی آر کے چیف کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے نا جی, جن کا بہت کلوز تعلق تھا باجوہ سے. دوسرا جو باجوہ اپوائنٹ کر کے گیا تھا 10 کور کمانڈر پنڈی والا, وہ تھا نعمان زکریا. وہ خاص باجوہ کا خاص الخاص آدمی تھا, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو باجوہ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص مسلک سے ہیں, یہ صاحب بھی اس مسلک سے کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 11ویں یا 12ویں پوزیشن میں تھے پروموشن کے لیے لیفٹیننٹ جنرل, تو باجوہ نے 12 میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا ان صاحب کو صرف پروموٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ ان کو شک تھا کہ اگر وہ آرمی چیف نہ رہے اگر آرمی چیف اس 29 کے بعد, تو یہ آدمی پروموٹ نہیں ہوگا. تو صرف اس آدمی کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے 12 بندوں پروموٹ کر دیا. اس آدمی کو عاصم نے ریموو کر دیا 10 کور کی کمانڈ سے, اس کو کھبے لائن پوسٹ دے دی چیف آف لاجسٹک اسٹاف. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں انڈیکیشن. لیکن آئی ایس پی آر کو تو انہوں نے کراچی بھیجا ہے. ابھی تک آئی ایس پی آر والے نے ادھر وہ کیا کہتے ہیں ٹیک اوور نہیں کیا. لیکن آپ کی بات درست ہے, میری نظر میں ان کو آئی ایس پی آر والے کو وہاں بھیجنا نہیں چاہیے تھا. آئی ایس پی آر والے کو کھبے لائن لگانا تھا. انہوں نے کسی مصلحت کے تحت کیا ہوگا. میں نے 2 صاحب سے بات کی جن کے ماتحت یہ کام کر چکے. ایک صاحب کے ماتحت یہ کام کر چکے ہیں جب یہ کپتان تھے اور میجر تھے, ایک صاحب کے ماتحت یہ کام کر چکے ہیں جب یہ بریگیڈیئر تھے. تو دونوں کا جو اور ایک صاحب کے ماتحت رہ چکے ہیں جب یہ کیڈٹ تھے اپنے او ٹی ایس مغلہ میں.
सब कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा आदमी है, ओके, सख्त आदमी है, गुस्से वाला है, उसूल पसंद, अच्छा ठीक है, हार्ड वर्किंग है, अच्छा ये ठीक है। जो एक साथ जो कुछ एक साथ ने कहा कि जी लेकिन बाय द बुक है, आप इससे कुछ ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप ना एक्सेप्ट करें, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 2 नंबर आदमी, ठीक है, गुड। लेकिन ये भी आपको मैं बताऊं कि बाजवा के जो ससुर हैं इजाज अमजद जी, उनके साथ इन साहब के ताल्लुकात इसलिए थे कि हर जो फौजी उस वक्त चाहता था कि यार मेरा जरा करियर ठीक हो, वो बाजवा के ससुर के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखता था। आसिम मुनीर साहब ने भी रखे, बल्कि एजाज अमजद का जो बेटा है उसका नाम है हैदर अमजद, लेफ्टिनेंट कर्नल है, बहुत ही यूजलेस किस्म का ऑफिसर है, उसको इन्होंने स्टाफ कॉलेज कैम्बरले इंग्लैंड में भिजवाया। वो जो इनका कनेक्शन है बाजवा के साथ, वो बहुत पावरफुल एक कनेक्शन है, ये उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना पास्ट कम्स टू हॉन्ट यू। वो सुना ये है कि रोज एजाज अमजद और बाजवा इसके घर पहुंच जाते हैं, रोज, बिकॉज बाजवे का घर उसके घर के बिल्कुल साथ है, आर्मी चीफ का घर, और जहां बाजवा भी रह रहे हैं बिल्कुल साथ साथ है, अच्छा। वो रोज इसके घर पहुंच जाते हैं ऐसे। तो ये बंदा अंदर बहुत प्रेशर है। मुझे तो अगर इजाजत दें, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने आज किसी से बात की थी कि मुझे तो इन साहब की सिक्योरिटी का बहुत खदशा है, इसलिए कि जो 2 जर्नैल इस वक्त फौज में हैं जो बहुत खतरे की घंटी है मेरी नजर में, एक नदीम अंजुम है DGISI, जिसकी तमाम एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है बाजवा के ऊपर, और क्योंकि बाजवा, नदीम अंजुम, फैसल नसीर जो DGC है, इनके ऊपर कत्ल का जो है वो एलिगेशन है और चार्ज है अरशद शरीफ का जी। तो ये बहुत डेस्परेट हुए हुए हैं अपने आप की सर्वाइवल के लिए, राइट, और ये अपनी डेस्परेशन में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज ना कर दें जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो दूसरे जर्नैल हैं, तीसरे जर्नैल, उनका नाम है आमिर, वो गुजरांवाला के कोर कमांडर जी, वो जो 6 नंबर पे या 5वें नंबर पे थे, राइट, जो 6 नंबर पे थे, वो जरदारी के बड़े खास है, और जरदारी ने आपको पता है मीडिया में भी कह दिया कि हाँ मैं चाहता था वो जी। वो अगर खुदा ना खास्ता आसिम को कुछ हो गया तो जो सीनियर मोस्ट कोर कमांडर होता है वो टेक ओवर करता है, वो है आमिर। अल्लाह ना करे कि मेरे मुंह में खास से ऐसी कोई चीज हो, अगर वो हो गया तो वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरा होगा, डेडली। तो आसिम को हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इनकी। देखिए अब DGISI को चेंज करने की जो अपॉइंटमेंट की परमिशन है वो PM शहबाज देता है। सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि जी मैंने चेंज करना है, वो इनको चेंज नहीं करना दे रहा, ओके। तो एक यहाँ वो बात अटकी हुई है। तो अब ये देखना है कि नीचे की जो तकर्रियां हैं जो कि इनके हाथ में है, वो नदीम अंजुम के हाथ में नहीं है, वो है फैसल नसीर की, तीनों सेक्टर कमांडर्स की, बाकी लोगों की, वो ये करते हैं ये नहीं करते। ये हमें को अगले हफ्ता 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। और फिर आपका जो सवाल है कि क्या ये जानबूझ के ये नहीं कर रहे और ये बाजवा का जो बकवास थी उसको आगे चला रहे हैं, या ये वाकई जो मेरा तासुर है कि अभी तक ये जो फुली इन कंट्रोल नहीं है, तो ये नहीं कर सकते। तो यानी हम ये उम्मीद बांध सकते हैं कि शायद ये अभी मसलहतन स्लो चल रहे हैं, चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर आहिस्ता आहिस्ता, कि एकदम जाहिर है कि आप अगर चेंजेस बड़े लाएंगे तो वो सब अलर्ट जो बैठे हुए हैं वो मतलब जो भी स्टेप ले सकते। मेरा तो ख्याल है कि रूस जो आर्मी जब आता है ना, वो शुरू में करता है सारे अपने मेजर चेंजेस जी, वो इंतजार नहीं करता। ओके, मेरा ये ख्याल है कि ये जो चेंजेस नहीं कर सक रहे हैं, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं सकते। सबसे पहले DGISI की बात कर रहा हूँ, वो जब तक शहबाज नहीं एग्री करता, प्राइम मिनिस्टर है, राइट, ये DGISI को नहीं चेंज कर सकते, राइट। आपको याद है जब ये सारा झगड़ा हुआ था फैज हमीद का, नदीम अंजुम का, झगड़ा यही हुआ था जी। इमरान ने कहा था कि भाई ये तुमने मेरे पूछे बगैर इसकी अनाउंसमेंट कैसे कर दी नदीम अंजुम की, ठीक है ना। तो इसे कहा था जी वो तो वर्बली मुझे आपके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा था, वर्बली कहा था, इसका ये तो मतलब नहीं था कि तुम उसकी अपॉइंटमेंट करके उसका पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दो और मीडिया को रिलीज कर दो ICR से और बगैर मेरे
पूछे, दस्तखत कराए, कुछ भी नहीं, तो और नाम भी तुमने नहीं लाए बाकी दो, तो बहुत मर्की है सिचुएशन एंड डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज जो परवेज लाई ने अंगड़ाई ली है और इन्होंने चलाई, और ये फरूक नसीम MQM वाला और ये बाप पार्टी वाले जो कहने शुरू कर दिए, हमें तो जी बाजवा ने कहा था यहाँ जाओ इमरान के पास, हमने तो ये बिल्कुल झूठ है, ये मसख कर रहे हैं, ये इमरान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान के बयानियों को डाइल्यूट और वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज क्यों बोल रहे हैं? मुझे आप ये बताएं, आज इनको बोलने की क्या जी बिल्कुल बिल्कुल। MQM के सारे लीडर्स ने पब्लिकली टीवी प्रोग्राम में कहा है कि जी हमें कहा था कि PDM को सपोर्ट करो। बाप पार्टी शाहजहान बुख्ती ने पब्लिकली कहा है जी हमें कहा कि उधर जाओ। ये सारी बातें पब्लिक है, आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें उन्होंने कहा था इधर जाओ। अब मुझे ये बताया, अब तो ही सेड हो गया ना जी। बाजवा कहेगा हाँ जी मैंने कहा था, वो कहेंगे जी बाजवा साहब से पूछ ले, बाजवा कहेगा हाँ मैंने। आप बाजवा जैसे आदमी को उसकी आप बात मानेंगे? नहीं। जिस आदमी ने मुल्क बेच दिया जी, जिस आदमी ने गद्दारी की अपने वजीर आजम के साथ, जिसने इन लुटेरों को ला के दिखाया, जिसकी फैमिली ने 12 अरब रुपए की करप्शन की है, इनकी अपनी करप्शन की तखमिया है $100 मिलियन जी, $100 मिलियन। और ये बहुत मैं आपको बड़ी मतलब ये तो नहीं कह सकता गारंटीड मुबैना तौर पर कह सकता, लेकिन बड़ी बहुत सही सोर्सेस क्या है, जिसका ताल्लुक फादर लॉ का ताल्लुक हो अलीम खान जैसे 2 नंबरों से, जिसका साबिर मिठू कबाड़िया छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, वो इस वक्त अरबोपति है, आप उसकी बात में यकीन करेंगे? मतलब आप सोचे जी। तो ये जो सिचुएशन है ना इज वेरी डेंजरस एट द मोमेंट। आप बस दुआ ये करें कि आसिम मुनीर जो है ना, ये इसको अगर जो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिली है ये इसका फायदा उठाए, बड़े सख्त इसको फैसले करने पड़ेंगे और बड़े इसको रिस्की फैसले करने पड़ेंगे। और अगर इसने ना किए तो ये मौका जो आपने कहा है ना अपना उरूज बेटा, ये मौका वाकई सुनहरी मौका है, ये मौका शायद हमारे हाथ में फिर ऐसा ना आए। लेकिन इमरान को आप ना डिस्काउंट ना करें सारी चीजें। इमरान के पास इंतहाई ज्यादा पावर है लोगों की, और जो आपको हम क्योंकि अभी नहीं हो रहे जलते तो नजर नहीं आ रही, बट बहुत है। और मैं आपको गारंटी, मैंने ट्वीट भी किया है इस पे परसों, मैंने कहा है कि पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है, जल्दी इलेक्शन कराएं मार्च से पहले और नई हुकूमत आए, और वो ये बहुत सख्त जो हमारा अभी हालात है उनको ठीक करना शुरू करें, और ये जल्दी जल्दी ठीक नहीं होंगे, 5-10 साल लगेंगे। दूसरा है कि इमरान को आप इलेक्शन को लटकाएं सितंबर तक, किसी तरीके से इमरान को या डिस्क्वालीफाई कराएं या केसेस के खिलाफ इसको क्रिमिनल डिक्लेयर करा के डिस्क्वालीफाई कर दें, खुदा ना खास्ता इसको फिजिकली एलिमिनेट कर। मैं गारंटी आपको देता हूँ, आज ये रिकॉर्डिंग आप याद रखें, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगी। ये तो सच है बिल्कुल। ये इमरान ने रोकी हुई, अभी देखिए पिंडी से वापस ले आए हैं लोगों को, वरना लोग तो तैयार थे आगे चलने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए। ये जो अभी इनकी लॉन्ग मार्च थी तो इन्होंने वापस फिर मोड़ा है। ये इमरान खान ने रोका हुआ है तमाम तसादुम जो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बताइए कि फिर ये जो इसका मतलब है कि ये वेट एंड सी वाला मामला हो गया। देखिए जी, बॉल जो कहते हैं ना कि बॉल किसके कोर्ट में, बॉल आसिम मुनीर के कोर्ट में। वो तो वैसे भी आर्मी चीफ के कोर्ट में होती है। जो गन्स फौज खिला के गई है, फौज का मतलब है आर्मी चीफ बाजवा, उसको साफ करने की जिम्मेदारी आसिम मुनीर की और किसी की नहीं है, बिकॉज ये PDM वाले तो छोड़ने नहीं है, ये तो करप्ट। आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जरदारी छोड़ेंगे बिच्छू? ये तो सलमान शहबाज आ रहा है इस 4 दिन में, उसको कोर्ट ने, अब आप जुडिशरी देखें हमारी कितनी स्पाइनलेस हो गई है। 500 से ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट थी उमर शाहिद हामिद की और आफ्ताब की रिपोर्ट। आप अगर आप पढ़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये कॉन्स्पिरेसी है। GIT नई बनाई है, अब GIT बनाई है 5 लोगों की, उसके अंदर जी एक DIG इस्लामाबाद है, एक जी FIA के साइबर क्राइम के बंदे हैं जी, एक IB का बंदा है, एक MI का बंदा है और एक ISI का बंदा है। मुझे आप ये बताएं
آج کل کے حالات میں جہاں ڈی جی ISI ندیم انجم ہو, اس کا بندہ یہ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ یار یہ قتل ندیم انجم اور فیصل نصیر کے حکم پہ ہوا, آپ سوچے ذرا باجوہ کے حکم پہ ہوا. جو MI کا بندہ ہے, جس کا MI کا ہیڈ افتخار ہے, جو باجوہ کا خاص و خاص تھا, اس کا سیکرٹری ملٹری سیکرٹری تھا 3 سال تھا, بہت کلوز اس کے رہا ہے, بریگیڈیئر سے لے کر میجر جنرل تک, اس کو DG MI بنایا. وہ یہ انویسٹیگیٹ کرائے گا اپنے افسر سے کہ یار اس میں باجوہ ملوث ہے, نواز شریف ملوث ہے, ندیم انجم ملوث ہے. آپ سمجھتی ہے FIA جو کہ روز اٹھاتی ہے اعظم سواتی کو, یہ صحیح انویسٹیگیٹ کرے گی؟ نہیں کرنے کے لیے بالکل نہیں. یہ واحد بندہ ہے عمر شاہد احمد, میں اس کو داد دیتا ہوں, جو یہ جوائنٹ ڈائریکٹر ہے IB کا, یہ شاہد احمد مرحوم کا بیٹا ہے, جس کو MQM لوگوں نے اسیسینیٹ کیا تھا, جو چیئرمین KEFC تھے. یہ بڑا دبنگ پولیس افسر ہے اور یہی یہ رپورٹ بنا سکا, ورنہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ بھی نہ آتی. بالکل نہ آتی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے اندر اگر ڈنڈی ماری ہے نا, تو وہ آفتاب نے ماری ہوگی, وہ دوسرا جو ہے جیسے اپنی بیلٹ اتار کے نواز شریف کو پیش کی تھی جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا. تو میں یہ سپریم کورٹ سے مجھے بہت سخت افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے یہ اس قسم کا کیا رہا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ مطلب سب, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک چھڑی میں ہی تو پاور ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ بھی اشاروں پہ چلتی ہے نا, ورنہ ارشد شریف عمر بندیال صاحب, یہ جو عمر عطا بندیال ہے, یہ بہت ہی کمزور چیف جسٹس ہوئے ہیں. اور حالانکہ میں اتنا ویک نہیں ان کو سمجھتا تھا, لیکن یہ انتہائی زیادہ ویک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی چیف جسٹس, یہی چیف جسٹس بہت بہادر اور بڑے طاقت کے ساتھ فیصلے کرتے تو یہ بچ جاتے؟ لگتا ہے آپ کو ایسے؟ کون بچ جاتے؟ لائک چیف جسٹس, یعنی ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو جاتا یا کوئی اور معاملہ نہ ہو جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلے کر کے مطلب کس کے اوپر اٹیک نہ ہو جاتا؟ چیف جسٹس کی بات کر رہی ہوں. نہیں, چیف جسٹس اگر بہادری دکھاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب ان کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا, کوئی کچھ ہو جاتا, ایسا کچھ ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے؟ اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مار دیا جاتا, کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. ہاں دیکھیے عروج, آف کورس اسی لیے تو ڈرے ہوئے ہیں سارے. یہ بلیک میل ہوئے ہوئے ہیں, کوئرس ہوئے ہوئے ہیں, ان کے اوپر سخت دباؤ ہے, انتہا سے زیادہ. کیا کیا دباؤ ہے مجھے نہیں پتا, رشوتیں شاید لی ان لوگوں نے, شرابیں کی رخ پیتے, عطا بندیال کا نہیں پتا, لیکن باقی کافیوں کا کوئی ویڈیو بنی ہوگی. جی لیکن ویڈیوز پہ تو مجھے ویڈیوز کا تو میں کہتی ہوں کہ یہ اعلان ہونا چاہیے, چاہے عمران خان کریں کہ بھی اگر بنی ہے کسی کی, بنی رہے, پوری قوم مل کے ان کو پروٹیکٹ کرے. آئیں گی ہم ڈیلیٹ کریں, اس کو اگنور کریں گے, فیملی اگنور کرے. اس ہتھیار سے تو جان چھڑانی ہوگی. لوگ بہت سے لوگ بلیک میل پولیس سے ہو رہے ہیں. یہ جو ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا, کہ جو فوج کا انہوں نے گلے سے پکڑا ہوا ہے پاکستان کو, گلے سے, اور پھر کہتے ہیں جی سانس بھی لو. لوگ کہتے ہیں ہم سانس کہتے ہیں. انہوں نے ججز کو, کورٹس کو گلے سے پکڑا ہوا ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ روگ ہوگی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے آرمی چیف کی طاقت میں ایک سوالیہ نشان ہو رہا ہے کہ وہ ابھی تک ISI کو رین ان نہیں کر سکا. آپ یہ دیکھیں کہ اعظم سواسی کو یہ کوئٹہ لے کے گئے, کوئٹہ سے 15-20 میل دور ایک چھوٹی سی جگہ کچلک یا کچلک, ادھر اس تھانے میں اس کے خلاف کیس رجسٹر, روز اس کو لے کے وہاں جاتے ہیں. سیکیورٹی ہیزرڈ ہے, ادھر بم بھی پھٹا, اور جناب اس کو واپس لے کے آتے ہیں. تو وہ جو جج ہے وہ کہتا ہے جی آپ اس کو یہاں سے نہیں ٹھہراتے, آپ کوئٹہ میں. آپ سوچیں ان کے اوپر کتنا دباؤ ہے کہ یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر کی. دیکھیے عام آدمی کی بات نہیں کر رہے, جو جس کی اپنی طاقت ہوتی ہے, جس کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے. آپ سوچیں حکومت پنجاب میں PTI کی ہے, پرویز الہی وہ ہے, اور یہ مانگا منڈی کے تھانے میں شہباز گل کے خلاف آج کل 8 تاریخ کو FIR درج ہوگی. جی, عمران خان کی FIR نہ کاٹی. اب یہ دیکھ لیجیے, اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, ایک آدمی کی 50 FIR کٹ گئی, ایک کی 16 کٹ گئی, وہ بیچارہ قتل ہو گیا. جی, شہباز شریف کے خلاف پھر سے کٹ گئی. یہ ارشد شریف کی FIR اس کی ماں کے کہنے پہ نہیں کٹی. بتائیے, کم وقت رمنا پولیس اسٹیشن کا SHO جو ہے اس نے کاٹی وقار کو اور خرم کو, اور طارق وسیع جو کراچی کیس کا CA اس کو جو ہے اکیوز نامینیٹ کیا. وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ ہے,
ندیم अंजुम है, फैसल नसीर है, फहीम रजा है, ये मैं इनको नॉमिनेट करना चाहती हूँ, नहीं कर सकती। तो ये तो हमारा बड़ा डीप रूटेड मसला है। अच्छा, ये एक रेडियो के लिसनर ने एक सवाल आपके लिए भेजा है कि जनरल फैज ने रिटायरमेंट क्यों ली? इसलिए कि अगर वो रिटायरमेंट ना लेते तो जनरल नदीम अंजुम और जनरल आमिर का रास्ता साफ ना होता, यानी वो उन्होंने क्या ये गलती नहीं की? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए जी, मुझे नहीं पता उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली, इसलिए उनके पास अप्रैल तक थी। दोनों ने लिए, अजहर अब्बास ने लिए जो सीबीएस थे, और तीसरे फैज। फैज जो है ना जी, फैज अगर रहते और अजहर अब्बास भी रहते तो, और अगर इन दोनों को कोर कमांड दी हुई होती तो दोनों सीनियर होते आमिर से, और अगर खुदा ना खास्ता आसिम मुनीर को कुछ होता तो अजहर अब्बास वुड हैव टेकन ओवर बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट। लेकिन अगर अजहर कोर कमांडर ना होते और फैज कोर कमांडर रहते तो चूंकि फैज आमिर से सीनियर है तो ही वुड हैव टेकन। एक तो ये बात। अब इन्होंने क्यों छोड़ा, या इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से ऐसा ही लगा जैसे फोर्स किया गया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो जी। बिकॉज या उन्होंने समझा कि यार अभी निकल जाओ चुप करके, वरना आगे तो जो दुर्गत बननी है फौज की वो तो पहले जो बन गई, आगे भी पता नहीं क्या हाल होगा। अपनी जान बचाओ। नोट दोनों के पास बहुत है, फैज हमीद के पास सबसे ज्यादा है, तो जाके बैठो और बाहर से तमाशा देखो और अपनी जान बचाओ, फिर देखते हैं कि हमारा क्या। और हो सकता है कि जाहिर है जो प्लानिंग हो रही होगी, जाहिर है कुछ ना कुछ तो बाखबर होंगे उन मामलात से कि जाने कैसी खतरनाक सी कोई प्लानिंग चल रही हो। एक और बात है कि ये जितना टाइम लिया है जो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती में, और उसके बाद जाहिर है कि जनरल बाजवा ही के दौर में हुई है जब वो चीफ थे, तो मतलब इसमें इस लिहाज से भी तो कुछ थोड़ी सी वो दिमाग में एक शक सा पैदा होता है कि वो क्यों इनको बनाएंगे, चीफ बनने देंगे अगर ये उनके कोई थोड़े बहुत इसको चीफ बनेंगे लाइक जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा रवाज तो है नहीं कि मेरिट पे ही होता है, तो वो मतलब कोशिश करके इनको दाएं बाएं कर सकते थे जनरल बाजवा, मगर उन्होंने इन्हीं जनरल आसिम मुनीर को चीफ बनने से, लेकिन इन्हीं को बनाया गया, तो उसमें उनकी कोई ना कोई राय शामिल होगी, जाहिर वो उससे मुतमईन होंगे जनरल बाजवा, नहीं? देखिए रूज इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट पास करना ना विद वेरी लिटिल फैक्ट्स इन आवर हैंड इज वेरी डेंजरस। अच्छा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा छोटे बेसिस पे ना बहुत बड़े कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रही हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आपको और खैर यू नो वन कैन डू दैट। मेरा जो तज्जिया इसमें ये है कि आसिम मुनीर वाज द चॉइस ऑफ amongst everybody was the choice of this fellow नवाज जी। वो बिकॉज एक तासुर ये था कि चूंकि आसिम मुनीर को इमरान ने DGISI निकाला था, वो इमरान के बहुत खिलाफ था, right. और इसलिए वो जो है अगर इनको फेवर नहीं करेगा कम से कम उसको भी नहीं करेगा। एक ये तासुर है। दूसरा ये है कि उसके एजाज अमजद के साथ ताल्लुकात जरूर हैं, राइट। और एजाज अमजद यूके गया था कन्विंस करने के लिए कि इसको आर्मी चीफ आप बनाएं, ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि बाजवा आखिरी 72 घंटे पहले अपॉइंटमेंट से तक 6 महीने की एक्सटेंशन के पीछे पड़ा हुआ था। 72 घंटे 48 घंटे पहले तक, जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं गया था ना, नाम नहीं गए थे, वो ये कह रहा था कि मुझे तुम करने दो, मैं इलेक्शन कराऊंगा, इस आदमी को आसिम मुनीर को आर्मी वाइस चीफ बनाऊंगा, जब मैं जाऊंगा तो ये वाइस चीफ बन जाएगा। नवाज डिडंट ट्रस्ट हिम एंड ही टोल्ड शहबाज कि इसको बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो इन सारी चीजों का कंक्लूजन मेरा ये है कि आसिम मुनीर, हालांकि आसिम मुनीर का बाय द वे टेक्निकली ही वाज नॉट इन द रन, नॉट बिकॉज 27 नवंबर की रिटायरमेंट थी जी। ये प्रमोट हुआ था सितंबर 2018 में। 4 साल की
सर्विस होती है कोर कमांडर की, इसको टेक्निकली रिटायर होना चाहिए था थ्योरेटिकली इन सितंबर 28, 2022 जी. ये एक्स पाकिस्तान लीव पे था, किसी वजह से ये छुट्टी पे था, सुना है इनकी फैमिली में मेडिकल कंडीशन थी किसी की, उसकी वजह से ये वापस आए और इन्होंने 4 दिसंबर को रैंक पहना है, 27 नवंबर को नहीं, 4 दिसंबर को. तो ऑन द रिकॉर्ड ही शुड हैव रिटायर्ड ऑन 4 दिसंबर 2022, नॉट 27 नवंबर. कहा नहीं जाते मुझे पता है. फैज हमीद जो उस बड़े चहीते थे बाजवा के, अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2018 की. राइट. उसने कहा बाजवा को कि सर ये तो जब 2022 में नए आर्मी चीफ की आएगी, उसको तो खैर नहीं पता था कि बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, तो मैं तो जो 4थे नंबर पे हूँ मैं 5वें नंबर पे चला जाऊंगा, इसलिए कि ये ऊपर आ गया मेरे से. उसने कहा हाँ बात सही है, मैं इसकी ना रिटायरमेंट जो इसकी रैंक वेयर करने की जो डेट है उस 27 नवंबर कर देता हूँ. जो भी आर्मी चीफ 29 को होगा उससे 2 दिन पहले ये रिटायर हो जाएगा, तो तू 4 नंबर पे रहेगा और तेरा चांस ठीक रहेगा. तो फिर इनका रिकॉर्ड चेंज करके 27 बनाएगा. तो ये देखे, कुदरत देखे, अल्लाह का काम देखे. ये 28 को, ये सितंबर 2022 को रिटायर होना था, वो नहीं हुआ. ये 4 दिसंबर की इसकी होनी थी रिटायरमेंट, वो नहीं हुई. इसकी 27 नवंबर को हुई, 2 दिन पहले टेक्निकली आउट ऑफ द रेस था, लेकिन बन गया. तो आई होप तो इन्हीं को बनना था. इसके दिल में कोई बात हो कि शायद मुझे कोई अच्छे काम के लिए इस पोजीशन पे लेके आना, लेकिन अगर इसने नहीं किया और वही चलता रहा जो हम देखते आ रहे हैं, तो और इमरान को किसी तरीके से इन्होंने रोकने की कोशिश की, तो खाना जंगी होगी. वो तो होगी. वैसे अगर स्पिरिचुअली सिर्फ होप बांधे तो ऐसा लगता है कि दूसरी एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ ये आसिम मुनीर साहब, और स्पेशली जब ये कहते हैं कि वो हाफिज कुरान भी हैं. मैं अभी तक ना, मैं ऑनेस्टली अरूज, I am hopeful from Asim. I am hopeful. I could be wrong. I don't know. I am hopeful. आप तो शायद बड़ी वजह से होंगे, किसी बिना पे, लाइक कोई लॉजिक से होंगे. मैं लॉजिक से तो नहीं हूँ, बट एक समहाउ कोई एक फीलिंग्स सी है. पता नहीं अब वो विशफुल थिंकिंग है या वो ट्रूली कोई इंट्यूशन है, मगर कोई ऐसी फीलिंग है कि जैसे कुछ सही करेंगे थोड़ा बहुत. लेट्स सी. इस होप के साथ आगे बढ़ते हैं, और बहरहाल बेनिफिट ऑफ डाउट तो हम देंगे ही अभी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. फिर आप कोई नई होती है तो आप हमें. बहुत शुक्रिया. वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू. आपके लिसनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच जी. हैव अ गुड नाइट. थैंक यू जी. हैव अ गुड नाइट. सामईन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो हमारे साथ शाहिद हाशमी होंगे और फिर उनसे बातचीत करते हैं. लेट्स टेक अ ब्रेक.